नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा यह चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम अपने इस चैनल पर आज तक इतिहास विषय के जितने भी टीजीटी और पीजीटी, यूजीसी नेट या फिर किसी भी यूपी पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस में आज तक की हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब अपने इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आज का ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये हमारा यूपी में 2013 वाला जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उस वो वाला है। इससे के पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 28 से स्टार्ट होता है। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? तो अकबर ने फरजंद की उपाधि राजा मानसिंह को दी थी और उन्होंने उन्हें यह उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ये टाइटल दिया था, फरजंद राजा मानसिंह। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठों के बीच में हुआ था। तो उसमें जो मराठों की साइड से लड़ने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था जो लड़ते हुए मारा गया था? तो इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान गारदी लड़ते हुए मारे गए थे। बखर क्या है? बखर एक इतिहास रचना का वर्णनात्मक साधन है। जो मराठा साम्राज्य थे तो उसमें इतिहास रचना का जो वर्णनात्मक साधन था वो बखर कहलाता था। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो करतारपुर का युद्ध किसके बीच में होता है? शाहजहां के बीच में और साथ के साथ गुरु हरगोविंद के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? शाहजहां का एक प्रिय बाज था जो उड़ करके हरगोविंद के खेमे में चला गया था, इसी को लेकर के दोनों में लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो धार्मिक सामंजस्य के विषय में किसमें बात होती है? अशोक के 12वें शिलालेख में। इन्होंने कहा है नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था। तो नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने किसके टाइम में, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नादिर शाह का अटैक किसके समय होता है? मोहम्मद शाह के टाइम में। और कब हुआ था? 1739 में हुआ था। ये सन भी पूछा जाता है कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था, नादिर शाह ने किसके समय आक्रमण किया था, नादिर शाह ने किसे बंदी बनाया था। ठीक है, दारा शिकोह को मूलहित किसने कहा था? तो दारा शिकोह को मूलहित किसने कहा था? वही औरंगजेब ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों का फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? तो भाई देखो, जो दारा शिकोह था वो बहुत ज्यादा, वो वैसे तो शाहजहां का लड़का था लेकिन उसको बहुत ज्यादा शौक था, वो पढ़ा लिखा था। उसने भारत मतलब जो हिंदू धर्म के बहुत सारे उपनिषद वगैरह हैं उनको पढ़ा था, साथ के साथ उसने उनका फारसी में अनुवाद भी कराया था। तो उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया सिरे अकबर के नाम से। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसको प्रदान की गई थी? भाई ये जयसिंह को। ठीक है, आमेर के राजा जयसिंह थे, उनको जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो ये पूछ सकता है कि जयसिंह को किसने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि? जहांदार शाह ने दी थी। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो वो बिसंदास था। बिसंदास कहाँ भेजे गए थे? भाई ईरान के शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए भेजे गए थे। उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में यानी 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो भाई किसने लिया था? वो फ्रांसीसी डे थे जिन्होंने 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? तो डचों का जो वाणिज्य केंद्र नहीं था उस टाइम पे कौन सा नहीं था? हुगली। यानी डचों का वाणिज्य केंद्र कौन सा? मछलीपट्टनम, करिकल, बालासोर तो था लेकिन ये हुगली में नहीं थे। हुगली में कौन थे? पुर्तगाली थे। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार करी? तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे हमारे, उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली थी कब? 1765 में, 12 अगस्त 1765 को। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो देखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो देवदासी प्रथा होती थी वो मतलब देवदासियां बनी रहती थी, है ना, फीमेल वुमेन। तो वो मुथुलक्ष्मी रेड्डी थे, उनके प्रयासों से हुआ था। देखिए, जो मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी तो ये कौन थी? समाज सुधारक भी थी, शिक्षक भी थी और साथ के साथ ही डॉक्टर भी थी। अब क्या हुआ, जो इनकी माता थी ना वो देवदासी थी। तो अब इन्होंने जो भी बहुत सारे स्ट्रगल वगैरह किए थे तो इन्होंने मतलब ये था कि अपने अनुभव से इन्होंने इस वाली प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया था। फिर इनकी मुलाकात एनी बेसेंट वगैरह से होती है और ये उनसे मिल करके देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास करती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इन्होंने इसके ऊपर ही अपनी एक बुक लिखी थी, माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो किसने किया था वही आपका? ये मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने। बेसिन की संधि 1802 में किस किस के बीच में होती है? तो बेसिन की संधि एक तो कब होती है? 1802 में हुई। और किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच में। ठीक है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का जो नारा दिया था वो मौलवी अहमद उल्ला ने दिया था। ठीक है,
1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिवदयाल सिंह ने। तो राधा स्वामी किसके साथ है भाई? शिव जी के साथ। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, स्वामी शिवदयाल सिंह के साथ। और कब? 1861 में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन, 1888 में हुई प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1888 में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन हुआ, उसकी अध्यक्षता टी माधवराव ने की थी। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर, बेसर या फिर द्रविड़? तो जो चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर है वो बेसर शैली में निर्मित है। आपको पता है हमारे यहाँ जो मंदिर है वो 3 शैली में बने हैं। द्रविड़ साउथ में जो भी मंदिर बने हैं, नागर जो उत्तरी भारत में बने हैं, और बेसर जो इनका मिक्स रूप है। तो चालुक्य और होयसल के जो मंदिर बने हैं वो बेसर से ही मिले हैं। ठीक है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कौन कौन उपस्थित नहीं थे? तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, वो उपस्थित नहीं थे। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का क्या लक्ष्य था? तो एनी बेसेंट ने स्वराज शासन आंदोलन स्टार्ट किया था, उसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। ठीक है, और ये कब शुरू किया था? 1915 में। इसका ईयर याद रखना, 1915। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1861। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस थे तो वो कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि 1939 में हुआ था। अब क्या होता है, इनका विरोध गांधी जी करते हैं तो ये त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, और त्यागपत्र देने की जगह उनके जगह जो अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। शंखलिपि का लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए। तो शंखलिपि के जो लेख है वो कहाँ से मिलते हैं हमें? भरूच स्तूप से, शंखलिपि के। जीव शिव है, इस सिद्धांत को प्रचलन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। रामकृष्ण परमहंस। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? तो ऐसी कौन सी मूर्ति कला है जिसमें रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? भैया नशना कुठार। ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है भैया नशना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है। यहाँ के मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो ये गुफा संख्या 16 है। मरणासन राजकुमारी यानी कि ऐसा है, एक राजकुमारी है भाई, वो क्या करती है, अपने पति के विरह में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे वो भी मरने वाली है। ठीक है, और ये बड़ा ही सुंदर चित्र बना हुआ है। उसके चारों ओर उसके परिवार वाले हैं, वो बड़ी ही दुखी अवस्था में खड़े हुए हैं, और विद्वानों ने इसकी पहचान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पंतरी सुंदरी से की है। ठीक है, तो अजंता की ये गुफा संख्या 16 में है। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्कर्षता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराईपूर्ण निष्कर्षता का है जॉन लॉरेंस का। ठीक है, ये इसके निष्क्रियता सिद्धांत भी बोलते हैं, तो ये आपके जॉन लॉरेंस थे। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। तो जो आपके दशरथ जातक है उनका शिल्पांकन मिला है नागार्जुन कोंडा में। निम्नलिखित में से किसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो जो चैतन्य है, तो जो उनके अनुयायी थे वो उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, इन्हें क्या हुआ था कि भाई ये 22 वर्ष की आयु में ईश्वरपुर नामक एक साधु से कृष्ण मंत्र इन्होंने लिया। 24 वर्ष की आयु में साधु बने, और वे सभी को क्या करते भाई, ये सभी मूर्ति पूजा और धार्मिक ग्रंथों का इन्होंने विरोध नहीं किया था, और ये कृष्ण भक्ति को कहते थे कि सबको कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, और उनके जो अनुयायी हैं उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, जाति मीमांसा के लेखक। तो जाति मीमांसा किसने लिखी है? श्री नारायण गुरु ने लिखी है। ठीक है, जाति मीमांसा। भागिले की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं। तो भागिले प्रकार के सिक्के में कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से। जवाबित था, तो जवाबित क्या था? तो जवाबित राज्य कानून। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल काल में जवाबित राज्य कानून था। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।